बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 61 है और 3.2 जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने तकरीबन उसका काफ़ी सारा काम कर लिया था। आज इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूँ चीज़ें आप लोगों को कि क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था 3.1 का। क्वेश्चन 2 के अंदर भी हमने मेरा ख्याल है 4 पार्ट्स तक काम हो चुका था, वो हम कर चुके थे काम। आगे भी एक जो काम रह गया है वो भी सारे का सारा जो है वो जो बेसिक बातें आपको 3.2 के स्टार्ट में बताई थी उनके ऊपर बेस करता है। वो बातें क्या थी मैं एक एक करके आपको रिवाइज़ करवा दूं कि 3 हमारे पास रूल हमने पढ़े थे। पहला पावर रूल पढ़ा था हमने। पावर रूल ये होता है कि फंक्शन होना चाहिए, इसकी कोई भी पावर हो और साथ इसका डेरिवेटिव हो, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना और उसी से डिवाइड कर देना और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अक्सर स्टूडेंट्स का ये फीडबैक रहा है, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये डेरिवेटिव कहाँ जाएगा। तो ये याद रखें ये रूल का पार्ट है, डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली उसमें एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने ये एक हमारे पास फंक्शन है, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 2x + 1 पावर लेट से 3 है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस पे ये रूल लगाना है तो मुझे इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव 2 चाहिए। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे आप, उसी से डिवाइड कर लेंगे और प्लस सी लिख देंगे। अब ये पूछना कि ये 2 किधर गया है, ये एक अजीब सी बात लगती है। 2 जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव था तो वो उसके अंदर मर्ज हो गया, आपका आंसर इस स्टेज तक पहुँचा है। वो 2 असल में यहाँ इस 4 के अंदर मर्ज हुआ है। तो अब जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, देखें इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये आंसर मिलना चाहिए। तो देखें क्या बनता है, 4 क्या होगा जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1/4 तो कांस्टेंट है, ये वाला 4 शुरू में आएगा, 2x + 1 की एक पावर कम हो जाएगी और 2x का क्या हो जाएगा 2। अब आप देखें ज़रा 4 से क्या हुआ, कट गया, तो क्या आंसर आया आपका एग्जैक्ट वही आंसर आया जिसको आपने इंटीग्रेट किया था। तो ये अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, फीडबैक मिला है मुझे कुछ बच्चों का, वो ये कह रहे हैं कि ये कहाँ गया है, ये 2 या जो डेरिवेटिव था वो किधर गया। तो ये जो डेरिवेटिव होता है ये असल में इसीलिए इस 4 के साथ मर्ज हुआ है। तब जाके जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एग्जैक्ट वही चीज़ आपके सामने आती है जो पहले से लिखी हुई है वहाँ पे। तो अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि वो जो डेरिवेटिव होता है वो उस रूल का पार्ट बन जाता है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ पर। खैर ये तो हमारे पास था पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल के बाद आपने पढ़ा था क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल ये था कि फंक्शन नीचे लिखा हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, तो फिर आप नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन इसका इंटीग्रल लिखेंगे प्लस सी। और तीसरा मैंने आपसे कहा था कि रिवर्स रूल नहीं था ये, लेकिन हमने इसको रिवर्स रूल का नाम दिया था। रिवर्स रूल ये था कि बाज़ दफ़ा पावर और क्वोशंट रूल नहीं लगते, तो फिर हमें जो आंसर लिखना होता है वो डायरेक्ट रिवर्स करके लिखना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अगर इंटीग्रेट करना है cos x को, तो ना पावर रूल लग रहा है ना क्वोशंट रूल, क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ। तो दोनों के अंदर हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो ये सिर्फ cos लिखा। अब यहाँ रिवर्स रूल लगेगा। रिवर्स रूल क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि cos साइन का डेरिवेटिव होता है, इसलिए cos का इंटीग्रल आ जाएगा sin ऑफ x + c। फर्दर मोर एक बात और बड़ी ज़रूरी याद रखें आप लोग, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि cos x का sin x, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि cos 2x का क्या होगा, तो जिस तरह cos का sin है cos 2x का sin 2x हो जाएगा। अब ये जो 2x है इसका क्या करना है हमने, तो अगर आप देखें जब आप डेरिवेटिव लेते थे तो अगर डेरिवेटिव लेना हो तो हम कहते थे sin 2x का cos 2x डेरिवेटिव है। जैसे ये देखें मैं कहता हूँ कि sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है जी cos 2x, और फिर 2x का क्या करते थे आगे थे 2x का 2 फर्दर क्या होगा मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो cos 2x का आएगा sin 2x, और वो जो 2x का 2 है वो बजाय मल्टीप्लाई करने के यहाँ डिवाइड करेंगे आप। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये उसका रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीग्रेशन में वो डिवीजन है।
इसी तरह से डिफरेंशिएशन में अगर आप पावर में याद होगा माइनस करते थे 1, तो इंटीग्रेशन में +1 करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते थे पावर शुरू में ला के, इसमें पावर ऐड करके डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए उसका रिवर्स प्रोसेस है। फर्दर डेरिवेटिव 2x का जो है वो बजाय मल्टीप्लाई करने के हम क्या करेंगे, उस बजाय मल्टीप्लाई करने के उसको यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड। इसी तरह एक और एग्जांपल देखना, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये आज के लेक्चर में यूज़ होनी है सारी बातें, इसलिए मैं आपको पहले से आपकी बेस बना रहा हूँ। एक और एग्जांपल मैं कोड करता हूँ आप लोगों के सामने। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे चाहिए इंटीग्रल e⁻², डेरिवेटिव चाहिए मुझे e⁻²x का, तो आप सारे जानते हैं कि e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x होगा, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा, और 2x का फर्दर क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर इसी e2x को इंटीग्रेट करूँगा मैं, तो मैं जानता हूँ कि ex का तो डेरिवेटिव भी ex होता है, इंटीग्रल भी ex ही होता है, तो ex का तो ex ही आएगा, यानी e2 का e2 ही आएगा। अगर ये डेरिवेटिव होता तो फर्दर 2 मल्टीप्लाई होता 2x का, यहाँ 2x का जो 2 डेरिवेटिव है वो फर्दर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आ गया इसका चेंज। तो जितनी बातें आज आपने ये देखी हैं ये आपने आज इस्तेमाल करनी है, और ये इंटीग्रेशन की बेस है सारी। ये जो 3 बातें, एक पावर रूल, क्वोशंट रूल, रिवर्स रूल, अगर आपको समझ आ जाए तो 3.2 और 3.3 सारे के सारी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं तो अब मैं प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स रह गए थे वो उनका मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, टाइम बचाने के लिए मैंने 3 पार्ट्स डायरेक्ट लिख दिए हैं, अब इनका सोल्यूशन लिखना ताकि बार बार क्वेश्चन लिखने में हमारा टाइम ज़ाया ना हो। पहला ये है जी 1/5 पार्ट है इसका, 4 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। 1 + ex⁻³ डिवाइडेड बाई ex। ये जो क्यूब है ऊपर पावर 3 लिखी हुई है, अगर इसको ओपन कर लिया जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वैसे भी डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, सिंप्लीफिकेशन का बड़ा वाइटल रोल होता है। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़रा आसान हो जाएगा हमारा काम। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन से ज़रा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसका क्यूब ओपन कर दें, a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ex। अच्छा जी, अब इसको ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई हमने ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये 3x रहेगा, ये 3ex, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3ex इंटू ex² हो जाएगा। फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है, इसको हम सेपरेट कर लें हर एक को अलग अलग। तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 1/ex, फिर e3x डिवाइडेड बाई ex, फिर 3ex/ex, और फिर 3e2x/ex। ये लें जी, हर एक के साथ सेपरेट कर दिया इसको। पहले वाले को तो आप ऊपर लिख सकते हैं यूँ, e⁻⁻x, इसका एक e, ये ऊपर e³ है, 3x है, तो ये नीचे एक ex कट जाएगा तो e2x रह जाएगा ऊपर, ये पूरे का पूरा ही कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा यहाँ, और 3 × 1 लिख देते हैं इसको। यहाँ e2x है, एक पावर कटेगी, 3 ऊपर बाहर रहेगा और सिर्फ ex रह जाएगा। ये मैंने सारे कर दिए हैं सेपरेट यहाँ पे, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दे के बात समझाई है कि ex का तो डेरिवेटिव भी ex होता है और इंटीग्रल भी ex होता है। तो e⁻⁻x का होगा e⁻⁻x, और फर्दर जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो -x का -1 डेरिवेटिव है वो अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ वो क्या कर देंगे, डिवाइड। e2x का भी मैंने आपको एग्जांपल दी है, e2x का e2x और 2x का 2 हो जाएगा डिवाइड। फिर 3 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, फिर 3 कांस्टेंट है, ex का हो जाएगा ex, और प्लस c क्या चीज़ है आपके पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो जो मैंने शुरू में डिटेल बताई थी वो सारी यहाँ में हमने अप्लाई कर ली। अब इधर आते हैं, अभी फिर उसी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया उसकी तरफ आते हैं। वहाँ मैंने आपसे कहा था कि साइन का अगर डेरिवेटिव कॉज है तो कॉज का इंटीग्रल क्या होगा, साइन। अब आप देखें ये लिखा हुआ है साइन x, यहाँ थोड़ा सा इसको साइड पे बात को समझ लेते हैं ज़रा। आप सारे जानते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या डेरिवेटिव बनता है कॉज x का, तो आप सारे जानते हैं, जब 2 में आपने पढ़ा है कि कॉज का डेरिवेटिव होता है -sin x। इसका मतलब है कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। तो साइन का इंटीग्रल क्या होगा, कॉज x। बड़ी सिंपल सी बात है, माइनस साइन का इंटीग्रल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस कॉज का क्या डेरिवेटिव होगा,
तो माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस साइन। इसका मतलब है ये प्लस लिखना ज़रूरी तो नहीं है, यहाँ पे ना लिखें। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ से कि माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हुआ आता है कि साइन एक्स का क्या इंटीग्रल है, तो हम आंसर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और अगर ये कोई 2, 3, 4 इसमें कोई कांस्टेंट भी आया तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। जैसे ये देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि क्या होगा साइन 2x का इंटीग्रल, तो अब आंसर होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। वो जो 2x का 2 है फर्दर क्या हो जाएगा? डिवाइड। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें, अब जिस तरह यहाँ पे 2x है, कांस्टेंट 2 है यहाँ पे, यहाँ वो a प्लस बी है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस a प्लस बी एक्स, और a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव a प्लस बी होता है, चूँकि x का 1 हो जाएगा, x का 1 होगा तो जो a प्लस बी आएगा उसको बजाय मल्टीप्लाई करने के क्या कर देंगे? डिवाइड, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये दोनों जो पार्ट्स मैंने ऊपर नीचे लिखे, ये दोनों पास पेपर्स में MCQs में आए हुए हैं। इस एक्सरसाइज का 4th पार्ट, इस क्वेश्चन का, सॉरी क्वेश्चन 2 का 4th, और ये वाला 6th और 8th, ये तीनों आपके पास पेपर्स के MCQs में आए हुए हैं। तो ये बड़ा एक स्टेप का क्वेश्चन है, ये भी एक स्टेप में होगा, ये भी एक स्टेप में हो जाना है। अब ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तब भी आपने साथ रेफरेंस तो कोट करना है। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको बात समझाई है, ये सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जो एग्जांपल कोट करेंगे, सिर्फ आपने एग्जांपल नहीं, जो रीज़न कोट करेंगे सिर्फ ये रीज़न कोट करनी है आपने कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। और फिर जो फर्दर कोई भी कांस्टेंट है, 2x है तो 2 से डिवाइड करें, 3x है 3 से डिवाइड करें, a प्लस बी एक्स है तो a प्लस बी से डिवाइड कर लें। यहाँ पे आते हैं अब हम, इसमें आप देखें तो हमारे पास log ऑफ x फंक्शन है, उसकी पावर कितनी है? 1, और साथ उसका लिखा हुआ है डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो पावर रूल यही होता है ना, आपने पावर रूल पढ़ा हुआ है कि पावर रूल ये कहता है कि फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन हो, उसकी पावर हो, और साथ उसका क्या हो? डेरिवेटिव। ये फंक्शन, पावर, और साथ इसका क्या हो? डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर में एक आप ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल ये सेम चीज़ यहाँ लगा दें, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। तो आप फंक्शन की पावर में एक ऐड करें, यानी 1 में एक ऐड करें, क्या हो जाएगा? 2, उसी से डिवाइड करें, एंड प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो ये देखें, एक 2 स्टेप वाले क्वेश्चन थे, ये आपके MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अब जो बीच वाला पार्ट था 7th, वो मैं आपको करवाता हूँ, वो भी इसी लॉजिक की बेस पे होगा, साइन का जो लॉजिक है इसकी बेस पे। शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमें। तो जहाँ हमें सिंप्लीफिकेशन होती नज़र आती है वहाँ हम लाजमी करते हैं, उससे हमारा मुश्किल क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। और ये बात आपको थ्रू आउट चैप्टर में नज़र आएगी 3.8 तक, कि जहाँ जहाँ सिंप्लीफिकेशन आपने की वहाँ क्वेश्चन आपका आसान हुआ। और अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ जाता है हमें, तो वहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ही एक्सप्रेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, यानी एक ही एक्सप्रेशन को, एक ही स्टेटमेंट को आप बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं। कभी हाफ एंगल को फुल एंगल में, कभी फुल एंगल को हाफ में, कभी सिंगल एंगल को डबल में, उसी तरह 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि 1 माइनस कॉस 2x को इंटीग्रेट करना है। अब 1 माइनस कॉस 2x जो लिखा हुआ है हमारे पास, इस पे ना तो पावर रूल लग रहा है, ना इस पे कोशन रूल लग रहा है, ना ये किसी का डेरिवेटिव हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ अगर स्क्वायर रूट को पावर ट्रीट करते हैं तो साथ डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ। फिर हम क्या करें? फिर हम ये देखते हैं कि क्या इसकी सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है, यानी इसका कोई अल्टरनेट फॉर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया बहुत सारी अल्टरनेट फॉर्म्स आपको मिल जाती हैं। ये देखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला हुआ करता था चैप्टर 10 में, फर्स्ट ईयर में, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुरू में, जब हमने सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया था तो वहाँ से ये बात चली थी। मैं अभी फिर आपको बता देता हूँ कि सेकेंड ईयर के मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 10 है उसके फार्मूले तकरीबन हर चैप्टर में उनका कोई ना कोई रोल हमें नज़र आ रहा होता है। तो कोशिश करें आप लोग कि जो 10 चैप्टर के फार्मूले फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल थे, और सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम वाले, वो सारे आपको याद होने चाहिए।
तो उनमें से एक फार्मूला मैंने यूज़ किया साइन एक्स का 1 माइनस cos 2x/2। यहाँ जो एंगल होता था इसका डबल यहाँ हुआ करता था। साइन के लिए ये माइनस होता है और cos के लिए ये क्या होता है, प्लस होता है। अब होना ये है कि देखें उसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये वही सेम स्क्वायर रूट है। यहाँ कितनी पावर है 1, यहाँ कितनी पावर है 1/2 मतलब हाफ। तो हाफ एंगल फार्मूले के दो पर्पज़ होते हैं, एक तो ये पावर को हाफ करता है, यहाँ 1 पावर से हाफ पे ले आया हमें, और दूसरा पर्पज़ क्या होता है एंगल को डबल करना। तो एंगल एक्स इसने 2x कर दिया। अब हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो हम इस √2 को वहाँ ले जाएं अगर, तो √2 sin x क्या बनेगा, ये बन जाएगा √1 माइनस cos 2x। ये आ गया आपके पास। इसका मतलब जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ √2 sin x लिख सकते हैं आप, तो लिख लें यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे तो √2 sin x dx। √2 आप बाय लिखते हैं जो कि कांस्टेंट है, पीछे रह जाएगा sin dx। अभी थोड़ी देर पहले जो इससे पिछला क्वेश्चन था वहाँ मैंने आपको बताया था साइन का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। तो ये देखें साइन का इंटीग्रल माइनस cos x मैंने आपको डिटेल बताई थी, अगर आप लेक्चर को थोड़ा सा देख सकते हैं मूव करके, जो इससे थोड़ा पहले का काम था उसमें मैंने ये पार्ट आपको करवाया है। अब साइन का इंटीग्रल माइनस cos आ गया, तो अल्टीमेट आंसर बना -√2 cos x प्लस c। ठीक है जी, ये यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। तो ये हमें क्या फ़ायदा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला जो एक्सप्रेशन थी ये इंटीग्रेबल नहीं थी, मुश्किल लग रही थी हमें, तो हमने इसकी अल्टरनेट फॉर्म यूज़ करी, चूँकि दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह वो और उसकी जगह ये लिखा जा सकता है। और वैसे आप कंसेप्चुअली याद रखें कि यहाँ 1/2 पावर थी, हम पावर को डबल करना चाह रहे थे, तो पावर को डबल करना चाहें तो ये हाफ है और वो 1, तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, और अगर पावर को हाफ करना चाहें तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इस पार्ट में साइन स्क्वेयर को। अब देखें वहाँ पे हमारे लिए स्क्वायर रूट प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने उसको डबल करके 1 बना ली, पावर 1/2 को डबल करके 1। यहाँ हमारे लिए 2 पावर प्रॉब्लम कर रही है, स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब स्क्वायर को हम डबल तो नहीं करेंगे, तो 4 बार बन जाएगी। तो स्क्वायर को सिम्प्लीफाई करना आसान बनाने के लिए हमें इसको हाफ करना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब यही सेम फार्मूला यूज़ होगा, बट ये पहले राइट टू लेफ़्ट यूज़ हुआ है, अब ये लेफ़्ट टू राइट यूज़ होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखें साइन ऑफ x का जो फार्मूला था वो क्या था हमारे पास 1 माइनस cos 2x/2। तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, इसका साइन स्क्वायर कर लूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस cos 2x/2, ये आ गया। अब इसका मतलब साइन स्क्वायर इसके इक्वल है। अब हम लेफ़्ट टू राइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला 2 यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 1 माइनस cos 2x। सो हमें आइडिया हो गया कि साइन स्क्वायर x जो है, बल्कि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए 2, तो हमें यही रखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x/2 से। क्यों, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ कितनी पावर हो गई है 1, तो हम यही चाह रहे थे कि पावर 1 हो। पावर 1 को इंटीग्रेट करना हमारे लिए इजी होता है। सो साइन स्क्वायर x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस cos 2x/2। अब ये भी आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, 1/2 बाहर लिख दें, पीछे आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, और इस पे भी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, 1 का इंटीग्रल अलग कर दें और cos 2x का इंटीग्रल अलग कर दें। ठीक है, हाफ तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x, cos 2 का क्या आएगा, cos 2 का आएगा sin 2x/2, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रल sin, और 2x का 2 चूँकि इंटीग्रेशन है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक हो की बात जी। तो ये 2 चीज़ें आपने यहाँ सीखी हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाए तो हम उसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं, अल्टरनेट एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये वाली एक्सप्रेशन मुश्किल है तो ये यूज़ कर ली, यहाँ ये मुश्किल थी तो हमने वो यूज़ कर ली। अब आगे चलते हैं, हमारा काम तकरीबन हमारे 8 तक पार्ट्स हो चुके हैं, अब रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब एक और हमारा पार्ट जो 10th पार्ट है, ये देखें आप, तो इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है आपको, और एक और जब हम एंड में करेंगे इसका, आज जो इन तीनों में से एक है 12th, उसमें भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है।
तो अगेन वही बात है कि अगर इसको इंटीग्रेट करें तो हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा रूल लगाएं। ना यहाँ पावर रूल लग रहा है, ना क्वोशंट रूल लग रहा है, और ना ये रिवर्स हो रहा है। तो फिर इसकी कोई अल्टरनेट फॉर्म देखनी पड़ेगी हमें। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये है कि मैं हाफ एंगल फार्मूले की मदद से इसकी एक अल्टरनेट फॉर्म बना लूँ, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको हम रैशनलाइज कर लें। तो यूजुअली अगर बेसिक फंक्शंस हों, बेसिक मीन साइन और कॉस, और हमें कोई एक्सप्रेशन ना मिल रही हो तो हम उसको आम तौर पे रैशनलाइज करके उसकी एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज कर लेता हूँ इसको। 1/1 प्लस कॉज एक्स, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉज एक्स के साथ। ठीक है, साथ रेफरेंस कोड कर दिया करें बाय रैशनलाइजिंग। अब ऊपर क्या बनेगा देखें, 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 माइनस कॉज एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी। वन माइनस कॉज एक्स, 1 माइनस कॉज स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। फिर इसको लिखें 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर लेते हैं, बल्कि पहले इसको 1/sin स्क्वायर और cos/sin स्क्वायर। तो वो जो एक्सप्रेशन थी, अब ये उसकी अल्टरनेट एक्सप्रेशन बन गई है। ये है दोनों जो है, ये डिफरेंस जो है इसी के बराबर है, लेकिन उसकी अल्टरनेट फॉर्म है, और ये हमारे लिए इंटीग्रेट करना इजी होगी। 1/sin स्क्वायर आप जानते हैं, अगर इसको अलग किया जाए 1/sin स्क्वायर होता है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर, और ये जो आगे लिखा हुआ है इसके दो हिस्से कर लें। अगर हम एक लिख लें हम 1/sin x, और एक हम लिख लें cos x/sin x, तो ज़्यादा हमें बेहतर बात समझ आएगी। ठीक है जी। तो ये अब बन गया हमारे पास, एक तो बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x, ये अलग हो गया। ये 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट। 1/sin कोसिकेंट होता है, और cos/sin होता है कोटेंजेंट। इसका आ गया हमारे पास। अब ज़रा आप सोचें थोड़ा सा, ये दोनों जो हैं कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट कॉट, ये दोनों डेरिवेटिव हुआ करते थे। किसके डेरिवेटिव, ये देखें यहाँ मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव हुआ करता था वो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स हुआ करता था। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो अगर मैं यहाँ माइनस करूँगा तो इसका फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स। तो यही लिखा है ना आपके सामने, ये वाला। ठीक है। अच्छा, चूँकि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही माइनस है तो हम माइनस को यूटिलाइज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये अगर माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और अगर ये प्लस है तो फिर डेरिवेटिव क्या होगा इसका, माइनस। एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, इसके साथ आपके पास जो पहला लिखा हुआ है, हमने चैप्टर 2 में ये सीखा हुआ है कि कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव था वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स था। टेन का सीकेंट स्क्वायर हुआ करता था कॉट का, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस है कॉट का, तो अगर माइनस कॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब जो प्लस कोसिकेंट स्क्वायर होता है वो माइनस कॉट का डेरिवेटिव होता है। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने इस जगह पे। तो दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आप देखें, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ अलग अलग करके, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको अलग करके लिखें तो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है जी। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, माइनस कॉट एक्स है, और माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या है, कोसिकेंट एक्स है। तो इन दोनों पे मैंने कौन सा रूल लगाया भाई, रिवर्स रूल लगाया। दोनों के ऊपर कोई पावर या क्वोशंट रूल नहीं लगाया। ये डायरेक्ट बन रहे थे डेरिवेटिव्स, तो उनकी जगह उनके इंटीग्रल हमने पेस्ट कर दिए। क्लियर है जी बात आपको? अगर ये क्लियर है बात तो मैं इसको रेस करता हूँ, और जो ऊपर दो पार्ट लिखे हम इनको सॉल्व करते हैं। अब आ जाए इस पार्ट के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले तो देखें, तीन ही हमारे पास रूल्स हैं, पावर, प्रोडक्ट और पावर, क्वोशंट और रिवर्स, जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। इसके बाद एक और भी पढ़ेंगे बाद में। अब ये देखें, नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव बन सकता है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने रैशनलाइज करना है, या ये रूल लगाना है, या रिवर्स करना है? तो इसमें आपका विजन ऐसे बनता है कि आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन शुरू करते हैं देखा करें कि क्या उस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है।
अगर अवेलेबल है तो पावर या क्वोशंट रूल लगेगा, अगर नहीं अवेलेबल तो फिर हम जाएंगे किसी थर्ड ऑप्शन की तरफ, सिम्प्लीफिकेशन की तरफ या रिवर्स रूल की तरफ। तो अब यहाँ देखें, ये नीचे लिखा है ax² + 2bx + c। यहाँ देखें मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव लें ax² + 2bx + c का, तो मैं जानता हूँ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखें पहले वाले लिखा हुआ है, पहले ये है ax², इसका हो जाए a तो कांस्टेंट है, x² का क्या होगा 2x, 2b कांस्टेंट x का क्या हो जाएगा 1 और c का क्या हो जाएगा 0। तो इन शॉर्ट जो डेरिवेटिव बनता है वो सिर्फ क्या बनता है 2ax + 2b, ये डेरिवेटिव है। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है ax + b, तो किस चीज़ की कमी है, सिर्फ 2 की कमी है। 2 आप यहाँ से कॉमन ले लें, ये देखें 2 कॉमन लें तो क्या बचता है ax + b, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है। तो ये अगर ऊपर बन सकता है तो उसको बना लेते हैं। तो मैं ये करता हूँ, इसको 2 से करता हूँ डिवाइड और 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो क्वोशंट रूल हमने पढ़ा हुआ है, क्वोशंट रूल यही कहता है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। तो आप क्या आंसर लिखते होते हैं, आप लिखते होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन सा है ax² + 2bx, ax² + 2bx + c और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो बात लिखता हूँ मैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में ये रीज़न नहीं कोट करनी। पेपर में आप जस्ट रूल का रेफरेंस कोट करेंगे। रूल का रेफरेंस कौन सा होता है, रूल का रेफरेंस ये है कि नीचे फंक्शन होना चाहिए और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर होगा नेचुरल लॉग ऑफ f(x + c), ठीक है जी। ये रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ। ये फिर अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास क्वेश्चन आ गया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैंने कहा कि अगर एक फॉर्म ना सॉल्वेबल हो, मुश्किल लग रही हो आपको, इंटीग्रेबल ना हो, तो उसके कोई इक्विवेलेंट दूसरी फॉर्म बना लेते हैं। जैसे 1/1 + cos x की इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई cos² x - cos x cot x, और ये हमारे लिए इंटीग्रेट करना आसान हो गया। इसी तरह इसकी बनाते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो ये देखें, तो ये दो फंक्शंस cos और sin मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट को भी हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर अलग अलग होते तो फिर तो बड़ा आसान था हमारे लिए। cos का इंटीग्रल होता है sin 3x/3, sin 2x का होता है -cos 2x/2। तो दोनों सेपरेट हो जाए तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए प्रॉब्लम कर रही है, तो हमारे पास का हल है, सोल्यूशन है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि वी कैन कन्वर्ट प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू सम और डिफरेंस। चैप्टर 10 में 10.4 में ये फार्मूले आपने पढ़े होते हैं। तो मैं फार्मूला लगाऊं तो ये पहले cos और बाद में sin है। तो ये देखें, ये फार्मूला था 2 cos α sin β। ये हुआ करता था आपके पास क्या जी, sin α + β - sin α - β, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने SC और CS के थ्रू ये फार्मूले याद भी करवाए थे। जो लोग पहले मेरे पास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उनको ये बात याद होगी। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ करना है। इसमें अल्फ़ा और बीटा तो है हमारे पास, ये अल्फ़ा हो गया और ये क्या है बीटा, अल्फ़ा 3x बीटा 2l। अब ये 2 की कमी है, तो आप इसमें ये करें कि 2 से करें डिवाइड और 2 से कर लें इसको मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा आपके 2 cos α sin β। अब यहाँ फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या है जी, अभी आपने पढ़ा है sin α + β, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और माइनस आ जाएगा sin α - β, ठीक है। तो ये अल्टीमेट हो जाना है हमारे पास sin x, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5x, और 3 - 2 कितना हो जाएगा x। अब इसको करें इंटीग्रेट, ठीक है जी। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन जिस तरह डिफरेंशिएशन सम और डिफरेंस पे अलग अलग होती है, इस तरह इंटीग्रेशन भी सम या डिफरेंस पे क्या हो जाती है अलग अलग। तो ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगी। तो यही तो हम चाह रहे थे कि ये दोनों अलग अलग हो जाएं ताकि हम इनको इंटीग्रेट कर सकें आसानी से। अब अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको रेज़ करता हूँ और यहाँ इसको कंप्लीट करवाता हूँ। फिर मैं
अब इसमें देखें क्या होना है, कंप्लीशन इसकी किस तरह होगी। साइन का भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। आज हमने शुरू ही जो क्लास का स्टार्ट था वो इन्हीं बातों से किया था कि कैसे ये रिवर्स होंगे। साइन 5 जो है इसका इंटीग्रल बनेगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5x का क्या हो जाएगा 5। अगर आपको ये बात नहीं क्लियर हो रही तो आप जो लेक्चर का स्टार्ट है उसको दोबारा देख लें, ये बात मैंने वहाँ समझाई थी। आगे फिर साइन है तो अगले वाले साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस c, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 1/2 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 और प्लस कॉस x और प्लस c। ये लें, ये आ गया इसका सोल्यूशन। बेशक 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज़ यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। तो ये फिर आपने एक बार देखा कि एक एक्सप्रेशन मुश्किल थी प्रोडक्ट वाली, तो हमने सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करके उसको आसान कर लिया। और इसके जो आखिरी दो पार्ट्स हैं बाय चांस वो भी ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, तो उनमें से भी एक करते हैं, एक मैं आप पे फिर छोड़ूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 के आखिरी दो पार्ट्स हैं 13 और 14। ये एक स्टेप के बाद दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो एक मैं कराऊंगा कंप्लीट और एक फिर आपने खुद करना है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ हमें इसका ऊपर डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन की फॉर्म में होता है, वो है नहीं। ना पावर रूल लग सकता है, ना कोशेंट रूल लग सकता है, और ना ही ये रिवर्स हो रहा है कि पता लगे कि ये किसका डेरिवेटिव था। तो फिर मैंने आपसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सप्रेशन को बहुत सारी तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं अगर सिर्फ ऊपर वाले का माइनस कॉमन ले लूँ, जस्ट इसलिए कि आर्डर दोनों का सेम हो जाता है, ये जो -1 है ये प्लस हो जाएगा और जो cos 2x प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का। तो अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड 1 प्लस कॉस। अब इन तरतीब इनकी दोनों की सेम हो गई है। अब ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था, यहाँ मैं रेफरेंस कोट करता हूँ, tan x का हाफ एंगल फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 10 है जिसमें हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सम टू प्रोडक्ट, पार्ट टू सम फार्मूले यूज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल है इनका सेकेंड ईयर के अंदर आपको देखें, फिर वही हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसका फार्मूला था 1 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x। अब ये एक्सप्रेशन मुश्किल है ना हमारे लिए, तो मैं अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो tan स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, देखें 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। ये देखें, तो अब आपको अगर लग रहा है कि ये इंटीग्रेट नहीं हो रही तो आप इसको इसके इक्वल कर लें, दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ ये लिखा था वहाँ हम tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। सो वी हैव टू इंटीग्रेट माइनस tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। अब आप देखें यहाँ भी i ये जो लिख रहा होता हूँ मैं, इस i का मतलब होता है इंटेग्रल। ये जो i से डिनोट करते हैं ना, इंटीग्रल को यूजुअली हम i से डिनोट कर रहे होते हैं, i फॉर इंटीग्रल। ये सिंबल है जस्ट, कोई इसमें कंसेप्चुअल लॉजिक नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये tan स्क्वायर इंटीग्रेट करना, ये भी क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर, सिर्फ ये पॉजिटिव है और वो क्या है नेगेटिव, तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब हम देखेंगे इसको किस तरह डील करें। तो tan स्क्वायर का तो मुझे ये नहीं पता ये किसका डेरिवेटिव होता है, ना ये किसी का डायरेक्ट डेरिवेटिव बनता है, तो पावर और कोशेंट रूल तो नहीं लग रहे। लेकिन अगर हम इसको यूँ लिख लें, जो आइडेंटिटी होती है इसकी, tan स्क्वायर को यूँ लिख लें सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। यह आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में ही और 10th क्लास में पढ़ी हुई है, तब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसका मतलब इसको भी फिर आप ऐसे ही लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो ये आपका होमवर्क है। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप इसको जब अलग अलग करेंगे, सीकेंड स्क्वायर x ये हो गया अलग और माइनस माइनस प्लस 1 ये हो गया अलग। सीकेंड स्क्वायर जो है ये tan x का डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आ गया फिर tan x, और प्लस 1 का क्या होता है x और प्लस c। तो ये आपको आंसर मिल गया इसका। तो क्या लॉजिक यूज़ हुई कि हमने tan सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, tan का। तो यहाँ वैसे आपके लिए लिख भी देता हूँ मैं, रीज़न के d/dx ऑफ tan x वाज सीकेंड स्क्वायर x। तो अगर रिवर्स रूल देखें तो ये रिवर्स रूल लगा है यहाँ पे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan x और x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल x। तो ये फिर आप खुद कर लेंगे।
आज तक इतना काम काफ़ी है, चूँकि इंटीग्रेशन का जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको ये चैप्टर काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि सर ये कैसे पता लगेगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये बात आप याद रखें, जिस तरह चैप्टर 2 का जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोगों को मुश्किल लगा था कि ये बड़ा मुश्किल चैप्टर, लेकिन जो आगे चलता गया तो बड़ा स्मूथ हो गया काम हमारा। इंटीग्रेशन याद रखें ये बड़ा आसान सा काम है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। जितना अच्छा इंटीग्रेशन का कोर्स डिज़ाइन किया गया है आपके इन बुक्स के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, इतना आपको हायर लेवल पे भी नहीं मिलेगा। तो जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, बीएस कोई भी करें, मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी लेक्चर में कि बीएस करें, बीएस फिजिक्स करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, मैकेनिकल करें, सिविल करें, कोई भी इंजीनियरिंग कर लें, कोई भी प्लेन डिग्री कर लें आप साइंसेस वाली, तो उसके अंदर ये चैप्टर 2 और 3 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बड़ा अच्छा उसमें यूज़ है, रोल है उसमें। और जितना अच्छा आपके इस कोर्स में लिखा हुआ है, अगर ये आप कर लें तो इसमें तकरीबन सारे का सारा कवर कर देती है इंटीग्रेशन को। ये चैप्टर 3 सही समझ आ गया आप लोगों को तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बेशक आप एमफिल लेवल तक, पीएचडी लेवल तक चले जाएं, इंटीग्रेशन में कहीं आपको मसला नहीं होना, ये इस बात की गारंटी है। सिर्फ थोड़ा सा शुरू में आपको मुश्किल लगता है, जब भी कोई नई चीज़ आप पढ़ते हैं नेचुरल बात है कि आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं, चीज़ों को सीखना शुरू करें, जितना अच्छा सीखेंगे उतना आपके काम आएंगी चीज़ें। तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा काम है। चैप्टर 2 बार बार आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 10 था वो आपको यहाँ चाहिए होगी उसकी सपोर्ट। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो आगे आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये बात याद रखें 3.2 और 3.3 अगर आपने सही ग्रिप में कर ली तो इसके बाद आपको पूरे चैप्टर में कोई मसला नहीं होना। ये दो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। जिस तरह चैप्टर 2 के अंदर मेन रोल किसका था, 2.3 का और 2.4 का। जिन लोगों को 2.3 और 4 क्लियर हो गई थी, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था उनके लिए बाकी चैप्टर फिर कोई इशू नहीं रहा था। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये चैप्टर की एक और अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये चैप्टर आपकी ऑटो रिवीजन करवाएगा। ऑटो रिवीजन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो आप आगे बढ़ते जाते हैं पिछला काम भी कैरी करते जाते हैं। मैंने एक बात आपको 3.2 में पढ़ाई है, ये वाली बात कि आपने ट्रिग्नोमेट्री की अल्टरनेट एक्सप्रेशन बनानी है और जहाँ tan स्क्वायर आया वहाँ आपने सीकेंट सीरीज -1 लिखना है। तो आप बेशक 3.3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जहाँ भी tan स्क्वायर आएगा यही काम करेंगे हम। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि हो जाती है बात कि जो आप आगे चलते हैं पिछला काम कैरी हो रहा होता है। फिर आपने पावर रूल, क्वोशंट रूल, ये जो चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं, रिवर्स रूल, ये 3.8 तक चलेंगे। तो हर अगली एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइज का 20 से 30% पोर्शन यूज़ होगा जो आपको उसकी रिवीजन करवा देगा। तो इसलिए घबराना नहीं आप लोगों ने बेटा, इंशाल्लाह ये सारा काम स्मूथ होगा और ये सारी चीज़ें आपको सही समझ आएंगी। और मेरी पूरी कोशिश भी है और बेहतरी होगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो आज इसको यहाँ क्लोज़ करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 3.3 स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।